हेलो एवरीवन, आई होप सारे अच्छे होंगे। आप लोग सबकी पढ़ाई बढ़िया चल रही होगी। आ गए एक और नए लेक्चर के साथ, नई वीडियो के साथ। पिछले लेक्चर में हमने ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन देखा था। अभी हम लोगों को देखना है हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। क्लास 10th बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर है लाइफ प्रोसेसेस। उसी का हम लोग नेक्स्ट लेक्चर देख रहे हैं, हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में बताए थे। इसमें ग्रीन प्लांट्स आते हैं और कुछ बैक्टीरिया आते हैं। उनको ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की कैटेगरी में क्यों डाला था? सिंपल फूड मटेरियल ले करके खुद से ही अपना भोजन बना ले रहे थे, इसलिए उनको ऑटोट्रॉफिक वाली कैटेगरी में डाला था। अभी हेटरोट्रॉफिक वाले क्या होंगे? इसमें कौन आते हैं? हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में एनिमल्स और फंगी आते हैं। ठीक है, एनिमल्स, इंसान भी एक एनिमल ही है, हम लोग भी एनिमल की कैटेगरी में ही आते हैं। और बाकी के जो जानवर हैं वो तो आप लोग देख ही रहे हो। और यहीं पे फंगी है। ठीक, फंगी क्या? अरे कोई ब्रेड का टुकड़ा है, अगर उसको रख दिया है कुछ दिन के लिए तो उस पर सफ़ेद सफ़ेद एक लेयर बन जाती है। ठीक है, वो लेयर किसकी वजह से बनी होती है? वही फंगी की वजह से। फंगी है वो। तो हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन किस में होता है? एनिमल्स में और फंगी में। ठीक है, एनिमल्स और फंगी को किस नाम से, किस कैटेगरी में डाला गया है? हेटरोट्रॉप्स की कैटेगरी में। हेटरोट्रॉप्स की कैटेगरी में क्यों डाला गया है? क्योंकि इनका हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है। कैसा? हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन मीन्स क्या? जितने भी हेटरोट्रॉप्स होते हैं, यानी कि एनिमल्स हो गए और क्या, फंगी हो गए, सारे के सारे एनिमल्स और फंगी, ये सब के सब हेटरोट्रॉप्स होते हैं। मतलब ये डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, ठीक है, सीधे सीधे या घुमा फिरा करके डिपेंडेंट होते हैं, निर्भर होते हैं किसके ऊपर? ऑटोट्रॉप्स के ऊपर, फॉर देयर सर्वाइवल। मतलब ये खुद को ज़िंदा रखने के लिए। किसकी बात कर रहे हैं? हेटरोट्रॉप्स की, यानी एनिमल्स की और फंगी की। तो जितने भी हेटरोट्रॉप्स हैं वो सीधे सीधे या घुमा फिरा करके होते ये डिपेंडेंट हैं किसके ऊपर? ऑटोट्रॉप्स के ऊपर, यानी ग्रीन प्लांट्स के ऊपर। काहे लिए? अपने सर्वाइवल के लिए, खुद को क्या रखने के लिए? न्यूट्रिशन देने के लिए, खुद को ज़िंदा रखने के लिए। यानी सारे एनिमल्स और फंगी अपने फूड के लिए, अपने न्यूट्रिशन के लिए, अपने भले के लिए, अपने सर्वाइवल के लिए, खुद को ज़िंदा रखने के लिए ये किस पे निर्भर हैं? ऑटोट्रॉप्स पे निर्भर हैं। ऑटोट्रॉप्स यानी जो खुद से ही अपना भोजन बनाते हैं। ठीक है। अब क्योंकि जितने के जितने हेटरोट्रॉप्स होते हैं वो खुद से फूड प्रिपेयर नहीं करते, वो डिपेंडेंट होते हैं किसके ऊपर? ऑटोट्रॉप्स के ऊपर। इसलिए इनका जो न्यूट्रिशन होता है उसे हम क्या कहते हैं? हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ठीक, तो अगर न्यूट्रिशन इस तरीके का हो रहा है, या सर्वाइवल इस तरीके का हो रहा है कि दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट रहना पड़ रहा है फूड के लिए, तो इसको हम क्या कहते हैं? हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब होता क्या है, ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली का मतलब क्या है? जैसे हमने डायरेक्ट उसी से फूड ले लिया, ठीक है, ग्रीन प्लांट से ही डायरेक्ट फूड ले लिया, या इनडायरेक्टली ले रहे हैं, दोनों को एक एग्जांपल से समझ ले रहे हैं। जैसे एक पेड़ है, उस पर फ्रूट्स लगे हुए हैं, ठीक, पेड़ से हमने फ्रूट तोड़ करके खाया, तो डायरेक्टली हमने पेड़ से ही लिया ना, तो ये तो डायरेक्ट हो गया, सीधे सीधे ले लिया उससे, ठीक है, और अपना न्यूट्रिशन कर लिया। इनडायरेक्टली क्या हुआ? मान लो एक हिरन है। हिरन क्या कर रहा है? घास चर रहा है। हिरन ने क्या किया? घास खाया। घास खाया यानी किसको खा गया? वो ऑटोट्रॉप को ही खा गया। ठीक है, माने जिसने खुद से भोजन बनाया था उसी को हिरन ने क्या किया? खा गया। तो हिरन क्या हुआ? हेटरोट्रॉप्स हुआ। डियर यानी हिरन क्या हो गया? हेटरोट्रॉप की कैटेगरी में आ गया। अब हिरन ने घास को खाया,
घास क्या है? ऑटोट्रॉफ है। हिरन क्या है? हेटेरोट्रॉफ है। ठीक, अब इसमें समझना ये है कि फिर एक शेर आया और वो शेर किसको खा गया? हिरन को खा गया। ठीक है, तो घास को खाया हिरन ने और हिरन को किसने खाया? शेर ने खाया। ठीक, अब एक चीज़ समझने वाली बात यह है कि यहाँ जो शेर है, ठीक है, वो डिपेंडेंट है किसके ऊपर? किसके ऊपर? ऑटोट्रॉफ के ऊपर ही डिपेंडेंट है, लेकिन कैसे? इनडायरेक्टली। अब इनडायरेक्टली क्यों बोल रहे हैं? अरे शेर ने घास नहीं ना खाया, लेकिन हिरन ने तो खाया था ना। अगर हिरन ने घास को नहीं खाया होता तो हिरन जो है उतना मोटा ताज़ा, मतलब हिरन की ज़िंदगी होती ही नहीं ना, तो फिर शेर क्या खाता? तो इसका मतलब ये हुआ, घास गया किसके पेट में? हिरन के पेट में। और हिरन किसके पेट में गया? शेर के पेट में गया। ठीक है तो इनडायरेक्टली अगर देखा जाए तो शेर ने उसी चीज़ को खाया है जो डिपेंडेंट था किसके ऊपर? ऑटोट्रॉफ के ऊपर। तो इनडायरेक्टली शेर भी किसके ऊपर डिपेंडेंट हुआ? ऑटोट्रॉफ के ऊपर। अगर ऑटोट्रॉफ नहीं होता तो हिरन नहीं होता, और हिरन नहीं होता तो फिर शेर भी नहीं होता। ऐसे तो हमने देखा कि जो खुद से फूड प्रिपेयर करते हैं वो तो किसी के ऊपर डिपेंडेंट होते नहीं। ग्रीन प्लांट्स और बैक्टीरिया हो गए। और कुछ ऐसे होते हैं जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसके ऊपर डिपेंडेंट होते हैं? ऑटोट्रॉफ्स पे ही डिपेंडेंट होते हैं। उनको हम क्या कहते हैं? हेटेरोट्रॉफ्स कहते हैं। इसमें एनिमल्स और फंगी आते हैं, और इनका जो न्यूट्रिशन होता है ऑटोट्रॉफ की मदद से, इसे हम क्या कहते हैं? हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ठीक है अब आगे देखते हैं कि होता क्या है। हमें पता है कि एनिमल्स और फंगी किसके ऊपर डिपेंडेंट होते हैं? वही ग्रीन प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं अपने फूड के लिए, अपने न्यूट्रिशन के लिए। ठीक, अब ग्रीन प्लांट्स ने जो फूड दिया हमें यानी हेटेरोट्रॉफ्स को, ठीक है, तो हेटेरोट्रॉफ्स को जो फूड मिला, ठीक है ना, किससे मिला? ऑटोट्रॉफ से मिला। तो ऑटोट्रॉफ से जो फूड मिल रहा है किसको? हेटेरोट्रॉफ को। ठीक, ऑटोट्रॉफ ने फूड दिया या खुद ही फूड बन गया किसका? हेटेरोट्रॉफ का। ठीक है, तो इसमें एक सोचने समझने वाली बात है। समझने वाली बात है क्या है वो? कि ऑटोट्रॉफ में जो फूड दिया है वो फूड होता है कॉम्प्लेक्स होता है, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होता है। ऑटोट्रॉफ से मिला हुआ फूड कैसा होता है? कॉम्प्लेक्स होता है। यानी ऑटोट्रॉफ्स कॉम्प्लेक्स फूड देते हैं हमको। ठीक, कॉम्प्लेक्स मतलब जटिल होता है, उसको तोड़ना मतलब डायरेक्ट उससे न्यूट्रिशन नहीं ले सकते, डायरेक्ट न्यूट्रिशन नहीं ले सकते। इसका मतलब वो क्या है? कॉम्प्लेक्स है, उसको तोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसे में क्या करना पड़ता है कि जो हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं ना, उन्हें कॉम्प्लेक्स को क्या बनाना पड़ता है? सिंपल बनाना पड़ता है। वही जो अभी हमने बात बताई कि तोड़ना पड़ता है। तो मतलब हमने क्या समझा? ऑटोट्रॉफ्स ने हेटेरोट्रॉफ्स को फूड दिया, और वो फूड कैसा था? कॉम्प्लेक्स था। कॉम्प्लेक्स मीन्स इतना वो कठिन है, इतना जटिल है, सिंपल नहीं है वो, कि उससे डायरेक्ट न्यूट्रिशन लेना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। तो फिर हमें क्या करना पड़ता है? आई मीन हमारी बॉडी को क्या करना पड़ता है? हेटेरोट्रॉफ की बॉडी को क्या करना पड़ता है? उस कॉम्प्लेक्स फूड को किस में कन्वर्ट करना होता है? सिंपल में, तोड़ करके। ठीक है, तो हेटेरोट्रॉफ की बॉडी कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस जो कि किससे मिला है? ऑटोट्रॉफ से, उस सब्सटेंस को किस में तोड़ते हैं? सिंपल में। अब जाहिर सी बात है, तोड़ने के लिए कुछ ना कुछ होगा हमारी बॉडी में। हेटेरोट्रॉफ्स की बॉडी में कॉम्प्लेक्स से सिंपल बनाने के लिए चीज़ें होती हैं। वो कौन सी चीज़ें हैं? तो देखो, हमारी बॉडी में एंजाइम्स होते हैं। उन एंजाइम्स को हम क्या कहते हैं? बायो कैटलिस्ट। अबे बायो कैटलिस्ट क्या होते हैं? बायो कैटलिस्ट वो हैं जो हमारी बॉडी में यानी हेटेरोट्रॉफ्स की बॉडी में होते हैं। ठीक, और हमारी बॉडी में होने वाले तमाम रिएक्शंस को वो कंट्रोल करते हैं। कोई रिएक्शन की स्पीड अगर हमें ज़्यादा चाहिए तो उसकी स्पीड बढ़ा देंगे, और अगर उसका रेट कम चाहिए तो उसका रेट यानी स्पीड क्या कर देंगे? कम कर देंगे। तो ये होते हैं बायो कैटलिस्ट यानी एंजाइम्स। ठीक, जो हमारी बॉडी में होने वाले रिएक्शंस को क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं। तो ये हो गए एंजाइम्स, हो गए पाचक रस हो गए, जिनको हम क्या कह रहे हैं?
बायो कैटलिस्ट। तो हमारी बॉडी में जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस गया है ऑटोट्रॉप्स के से जो मिला था, ऑटोट्रॉप से जो मिला हुआ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस था वो गया हमारी बॉडी में, यानी हेटेरोट्रॉप की बॉडी में। अब उसे किस में कन्वर्ट करना है? सिंपल में। ठीक, वो सिंपल में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है? यही एंजाइम्स, यही रस, पाचक रस, यानी बायो कैटलिस्ट। तो ये होता है। तो हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में क्या चीज़ें होती हैं? एक तो ये कि हेटेरोट्रॉप्स में कौन कौन आते हैं? एनिमल्स और फंगी। और ये डायरेक्टली या इनडायरेक्टली निर्भर होते हैं, डिपेंडेंट होते हैं, ये खुद से नहीं बनाते, दूसरे पे ही आश्रित होते हैं। किस पे आश्रित होते हैं? किस पे डिपेंडेंट होते हैं? ऑटोट्रॉप्स पे, यानी ग्रीन प्लांट्स और कुछ बैक्टीरियाज पे। ठीक। अब आगे का कंसेप्ट ये आता है कि ऑटोट्रॉप से जो फूड मिलता है वो होता है कॉम्प्लेक्स, वो हमारे लिए मुश्किल होता है। तो ठीक है, हमारे लिए डायरेक्ट उससे न्यूट्रिशन लेना क्या होता है? मुश्किल होता है। तो फिर उस कॉम्प्लेक्स को किस में कन्वर्ट करना होता है? सिंपल में। उसके लिए हमारी बॉडी में, यानी हेटेरोट्रॉफ की बॉडी में क्या होते हैं? एंजाइम्स, यानी बायोकैटलिस्ट, जो उस कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को तोड़ के क्या बना देते हैं? सिंपल बना देते हैं। फिर जैसे ही वो फूड सिंपल हुआ, उस सिंपल बने हुए फूड से हम न्यूट्रिशन अपनी बॉडी को दे सकते हैं। ऐसे ये हो गया हमारा हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ऐसे होता है। अब आगे देखो, आगे है जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं, हर एक ऑर्गेनिज्म अपने अपने माहौल में ढला हुआ होता है, एडाप्टेड होता है अपने माहौल के हिसाब से। ठीक, जैसे कुछ एनिमल्स होते हैं जो ठंडी जगह पे पाए जाते हैं, उनको गर्म जगह पे ले जाओगे तो मर जाएंगे, सरवाइव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो अब एडाप्ट हो चुके हैं, ढल चुके हैं। किसके हिसाब से? ठंडे इन्वायरमेंट के हिसाब से। ठीक, ऐसे ही कुछ गर्म जगहों पे पाए जाते हैं। ठीक है, उनको ठंडी जगहों पे ले जाओगे तो वो जो है सरवाइव नहीं कर पाएंगे। ऐसा मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि अलग अलग टाइप का ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, तो वो अलग अलग तरीके के एनवायरनमेंट में डाला हुआ होता है। ठीक, अब जब अलग अलग जगह पे ये पाए जाते हैं, अलग अलग इन्वायरमेंट में ये पाए जाते हैं, अलग अलग माहौल में पाए जाते हैं, तो इनके फार्म ऑफ न्यूट्रिशन भी डिफर, मतलब अलग अलग होता है। ठीक है, आई मीन किसी दूसरी जगह का एनिमल है, उसको कुछ और तरीके का फूड चाहिए। ठीक है, यहाँ का एनिमल है, उसको कुछ और तरीके का फूड चाहिए, कहीं और का है तो उसको किसी और तरीके का फूड चाहिए, है ना। तो जब सबका माहौल अलग अलग है तो सबको अलग अलग फूड भी चाहिए, तो सबका तरीका भी अपना न्यूट्रिशन का क्या होता है? अलग होता है। ठीक है, अब कुछ के लिए जो फूड का सोर्स होता है वो स्टेशनरी होता है। स्टेशनरी मतलब रुका हुआ, और मोबाइल का मतलब चलता फिरता। ठीक है, जैसे हिरन के लिए जो घास है, वो घास कैसा फूड सोर्स है? स्टेशनरी है, घास तो एक ही जगह पे रुकी हुई होती है ना। तो घास एक ऐसा फूड सोर्स है जो स्टेशनरी है। तो हिरन के लिए जो फूड सोर्स है वो कैसा है? स्टेशनरी है। लेकिन वहीं पे अगर शेर की बात करें तो शेर तो हिरन को मार के खाता है। अब हिरन जो है एक जगह रुका तो रहता नहीं है, शेर को क्या करना पड़ता है? दौड़ाना पड़ता है उसको, है ना। तो हिरन कैसा है? मोबाइल है, मोबाइल फूड सोर्स है। मतलब ये बार बार अपनी पोजीशन क्या करता रहता है? चेंज करता रहता है। तो फूड सोर्सेज भी इसमें दो कैटेगरी हो गई, एक स्टेशनरी वाली और एक मोबाइल वाली। स्टेशनरी मतलब ऐसा फूड सोर्स जो एक ही जगह रुका रहेगा, और मोबाइल मतलब जो फूड सोर्स एक जगह से दूसरे जगह चलता रहेगा। ठीक, अब आगे है कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ठीक है, कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अपने फूड को बाहर ही तोड़ लेते हैं, माने कॉम्प्लेक्स से क्या बना लेते हैं? सिंपल। ठीक, यानी पचाने का काम बाहर ही कर लेते हैं, फिर बॉडी के अंदर वो क्या करते हैं? बॉडी के अंदर ले जाके बस अपनी बॉडी को न्यूट्रिशन देते हैं। ठीक है, तो फूड है उसको पहले बाहर ही, बॉडी से बाहर ही पचा लिया, तोड़ लिया, और फिर उसको अंदर लिया। क्या अंदर लिया? न्यूट्रिशन, न्यूट्रिएंट्स। अब इसमें आते हैं क्या? इसमें आते हैं यही फंगी आ गए। ठीक है, तो ये क्या करते हैं? फंगी क्या करते हैं? ये अपने फूड को, ईस्ट आ गए, ईस्ट हो गया, फंगी हो गया, ये सब के सब ईस्ट हो गया, फंगी हो गया, ये क्या करते हैं? अपने फूड को बाहर ही तोड़ते हैं, फिर उससे जो न्यूट्रिशन मिलता है उसको लेते हैं अंदर।
ऐसे। अब इसके बाद जो दूसरे टाइप के ऑर्गेनिजम्स आते हैं, ये तो एक टाइप के कुछ ऑर्गेनिजम्स आ गए, तो कुछ ऑर्गेनिजम्स का काम क्या हुआ? पहले फूड को तोड़ा, फिर न्यूट्रिएंट्स को कहाँ लिया? अंदर लिया। ठीक, अब इसके बाद कुछ अदर्स भी आते हैं इसमें ऑर्गेनिज्म। वो क्या करते हैं? वो पहले फूड को तोड़ते नहीं है जैसे हम लोग, ठीक है, पूरा का पूरा फूड ही अंदर ले लेते हैं, फिर अंदर ही तोड़ते हैं और अंदर एब्जॉर्ब करते हैं। तो दो कैटेगरी हो गई। एक कैटेगरी ऐसी हो गई फंगी वाली, जो क्या कर रही है? बाहर फूड को तोड़ रही है और अंदर एब्जॉर्ब कर रही है। और एक हमारी कैटेगरी हो गई एनिमल्स वाली, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है? पूरा का पूरा फूड ही अंदर ले गए, अंदर ही तोड़े और अंदर क्या कर लिया? एब्जॉर्ब कर लिया, अवशोषित कर लिया, सोख लिया न्यूट्रिएंट्स को, ठीक है। अब ये किस बात पर निर्भर करता है कि बाहर तोड़ना है या अंदर ले जा करके तोड़ना है? ये इस बात पे डिपेंड करता है कि बॉडी का डिज़ाइन कैसा है। ऑब्वियसली जो फंगी होते हैं, ठीक, फंगी जो होते हैं, ईस्ट जो होता है, ठीक है, इन सब का जो बॉडी डिज़ाइन होता है वो अलग होता है ना हमारी बॉडी डिज़ाइन से। एनिमल्स की और हमारी जो बॉडी डिज़ाइन है वो क्या है? अलग है। और जो फंगी होते हैं उनकी बॉडी का डिज़ाइन क्या है? वो अलग है। उनकी फंक्शनिंग अलग है, वो अलग तरीके से काम करते हैं, उनकी बॉडी अलग तरीके से फंक्शन करती है और हमारी बॉडी अलग तरीके से फंक्शन करती है ना। तो बॉडी डिज़ाइन और बॉडी की फंक्शनिंग के बेसिस पे, ठीक, ये होता है, ये डिसाइड होता है कि फूड को बाहर तोड़ना है या फिर कहाँ? अंदर ला करके तोड़ना है। तो फंजाई का डिज़ाइन ऐसा है कि वो फूड को बाहर ही तोड़ता है, अंदर नहीं रख सकता पूरा का पूरा, इसलिए वो बाहर तोड़ करके न्यूट्रिएंट्स को ही सिर्फ अंदर लेता है। लेकिन हम जो हुए, हमारी बॉडी का डिज़ाइन ऐसा नहीं है कि हम फूड को में से बाहर से ही न्यूट्रिएंट्स खींच लें अंदर। ऐसा तो हम नहीं कर सकते कि यहाँ पे मान लो गाजर रखा हुआ है, उसमें से विटामिन ए लेना है, तो ऐसे उसमें इंजेक्शन लगाए और लगा के अपने खून में डाल लिए, तो ऐसा नहीं ना होगा। तो हम लोगों के केस में, एनिमल्स के केस में होता ये है, बाहर अगर फूड है तो बाहर ही बाहर उसमें से हम न्यूट्रिशन नहीं ले सकते, उस पूरे के पूरे फूड को कहाँ ले जाना पड़ेगा? बॉडी के अंदर, ठीक। हमारी बॉडी की साइज़ भी अलग होती है, बॉडी का डिज़ाइन भी अलग है, तो हम फूड को अंदर ले जा सकते हैं। लेकिन वहीं पे जो फंजाई होते हैं, आँख से बेचारे दिखते भी नहीं है ढंग से, ईस्ट हैं, आँख से दिखते नहीं, तो इनकी बॉडी का साइज़ बहुत छोटा है, ये फूड को अंदर ले जाएंगे तो इनको महंगा पड़ जाएगा। तो इसके लिए ये क्या करते हैं? फूड को बाहर ही तोड़ते हैं और बाहर से सीधा क्या लेके आते हैं? अंदर, न्यूट्रिशन। हम ऐसा नहीं कर सकते कि फूड को बाहर तोड़ा और उसमें से क्या लेके आए? न्यूट्रिशन लेकर। नहीं, अगर हमें न्यूट्रिशन चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा? खाना पड़ेगा, ठूसना पड़ेगा, बिना खाए नहीं होने वाला, ठीक। अब ऑटोट्रॉप्स समझ में आ गए, हेटरोट्रॉप्स भी समझ में आ गए। ऑटोट्रॉप्स अपना फूड खुद प्रिपेयर कर रहे थे, हेटरोट्रॉप्स अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर रहे हैं, ये डिपेंडेंट हैं, निर्भर हैं, चाहे डायरेक्टली डिपेंडेंट हो चाहे इनडायरेक्टली, सीधे सीधे उसी से ले लें चाहे घुमा फिरा के उससे लें, ऑटोट्रॉप से, लेकिन ये डिपेंडेंट होते हैं किसके ऊपर? ऑटोट्रॉप्स के ऊपर। तो इनका न्यूट्रिशन हो जाता है हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ठीक। ये सारी चीज़ें हमने देखी। अब इसमें एक चीज़ और बच रहा है, पैरासाइट्स। ये भी हेटरोट्रॉफिक की कैटेगरी में आते हैं। कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं हेटरोट्रॉप्स की कैटेगरी में, ठीक है, जो अपने होस्ट को बिना मारे, ठीक है, बिना मारे, उसकी जान नहीं लेंगे लेकिन उसी से न्यूट्रिशन लेंगे। एग्जाम्पल के लिए बाल में जुएँ पड़ गए, ठीक है, लाइसेस, तो बाल में जो लाइस पड़े हुए हैं, जुएँ पड़े हुए हैं, वो क्या करते हैं? हमको जान से मार देते हैं क्या? नहीं, हमको जान से नहीं मारते हैं, लेकिन यहीं पे रहते हैं और यहीं से अपना क्या लेते हैं? न्यूट्रिशन। तो जो जुएँ हैं वो न्यूट्रिशन तो हम ही से ले रहे हैं, लेकिन हमको जान से मार नहीं रहे हैं। ऐसे लोगों को हम क्या कहते हैं? पैरासाइट्स। तो जो लाइस है, जुएँ जो हैं, वो क्या हैं? पैरासाइट्स हैं। ऐसे ही एक और ऑर्गेनिज्म है लीच। लीच यानी, तो हमने ले लिया लाइस,
दूसरा हमने क्या ले लिया, लीच ले लिया। ठीक है, लीच यानी जोंक, पानी में पाई जाती है। अक्सर जब नदी तालाब पार कर रहे होते हो, चाहे ये धान वगैरह की रोपाई जब चल रही होती है, तो उन पानी अगर लगा हुआ है तो उसमें जोंक यानी लीच पाई जाती है। ये क्या करती है, हमारी बॉडी पे चिपक जाती है। अगर हम नहीं है तो गाय भैंस अगर पानी में जा रही हैं तो उन्हीं की बॉडी पे चिपक जाएगी और क्या करेगी, उनका खून चूसेगी। ठीक है, तो ये जो लीच हो गई, जोंक हो गई, ये भी पैरासाइट है। क्या कर रही है, हमारी बॉडी से चिपक गई है, बॉडी पे चिपक गई और हम ही से न्यूट्रिशन ले रही है बिना हमको जान से मारे। तो ऐसे लोग किस कैटेगरी में आते हैं, पैरासाइट्स वाली, और इनका न्यूट्रिशन होता है पैरासिटिक न्यूट्रिशन। ठीक है। ये चीज़ें हो गई। अब आगे हम लोग कुछ और ऑर्गेनिजम्स हैं, उनका भी हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है, उसको हम देखेंगे। फिर हम लोग खुद का देखेंगे कि हमारी बॉडी में कैसे एंजाइम्स काम करते हैं, ठीक, और कैसे हमारा न्यूट्रिशन होता है, उसको डिटेल में समझेंगे। हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में नेक्स्ट हैं कुछ यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स, जिनमें न्यूट्रिशन कैसे होता है वो हमको देखना है। अभी हमने देखा कि अलग अलग तरह के ऑर्गेनिज्म अलग अलग इन्वायरमेंट में ढले हुए होते हैं, डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, तो उनके लिए फूड सोर्स भी डिफरेंट होते हैं, उनके पचाने का तरीका भी अलग होता है, उनके न्यूट्रिशन का फॉर्म भी अलग होता है ना। तो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के लिए जो चीज़ें हैं न्यूट्रिशन की वो अलग अलग होती हैं। तो वैसे ही यहाँ पे दो और हैं, एक है अमीबा और एक क्या है, पैरामीशियम। दोनों यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स हैं, यानी सिंगल सेल्ड। ठीक, यानी इनकी पूरी बॉडी में बस एक ही सेल होती है। यूँ कह सकते हो कि इनकी पूरी बॉडी बस एक ही सेल से बनी हुई है, इसलिए इनको सिंगल सेल्ड यानी यूनिसेल्युलर, एक कोशिकीय जीव ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। ठीक है, दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में डिफरेंस है इनके बॉडी डिजाइन का और इनके फंक्शनिंग का। देख सकते हो जो अमीबा है, ठीक, इसकी जो बॉडी का शेप होता है ना, वो फिक्स नहीं होता है। ये अपनी बॉडी का शेप अपनी ज़रूरत के हिसाब से बदल सकता है। ठीक है, और वहीं पे जो पैरामीशियम है, इसकी बॉडी का शेप कैसा होता है, डिफिनिट होता है। तो देख सकते हो दोनों में बॉडी डिजाइन में कितना फ़र्क है। इसका शेप बदल सकता है और इसका शेप बदलेगा ही नहीं पैरामीशियम का। पैरामीशियम वही चप्पल जैसा दिखता है। तो ये हो गया अमीबा और वो हो गया पैरामीशियम। दोनों की बॉडी डिजाइन में तो डिफरेंस है ही, और जब बॉडी डिजाइन में डिफरेंस है तो फंक्शनिंग में भी डिफरेंस होगा। फंक्शनिंग में क्या डिफरेंस है, इसके न्यूट्रिशन का तरीका अलग होगा और उसके न्यूट्रिशन का तरीका अलग होगा। देखते हैं अमीबा कैसे न्यूट्रिशन करता है और पैरामीशियम कैसे न्यूट्रिशन करता है। तो अमीबा है, उसका शेप जो है ऐसा कुछ टेढ़ा मेढ़ा ऐसे होता है इनिशियली। फिर क्या करता है, मान लो उसको फूड पार्टिकल दिखा कोई, यहाँ पे एक फूड पार्टिकल है, तो उस फूड पार्टिकल को पकड़ने के लिए ये अपनी बॉडी में फिंगर लाइक ऐसे बनाएगा स्ट्रक्चर, फिंगर लाइक एक्सटेंशन इसको बोलते हैं। ठीक है, तो डमी ऑर्गन्स बनाएगा ये उसी एक ही सेल से है, एक ही सेल है इसके पास अपनी बॉडी में, और उसी सेल को कैसे डिजाइन कर देगा, ये फिंगर लाइक एक्सटेंशन बना देगा, फिंगर जैसा ऐसे बना दिया ताकि उस फूड को ग्रैब कर सके, ऐसे पकड़ सके। तो देखो अभी फूड को इसने ग्रैब कर लिया, ग्रैब करने के बाद इसने जो ये वैक्यूल बना रखा है, ठीक है, ये जो जगह बना रखी है, फिंगर लाइक एक्सटेंशन जब बनाया तो बीच में क्या बन गई, एक जगह बन गई, वैक्यूल बन गया। उस वैक्यूल में इसको कैद कर लिया फूड को। ठीक है, अब इसके बाद इनको डाइजेस्ट करेगा और डाइजेस्ट करके अपनी पूरी बॉडी में स्प्रेड कर देगा। ठीक, हो गया इसका न्यूट्रिशन। तो ऐसे है। अब ये जो फिंगर लाइक एक्सटेंशंस इसने बनाई, ये परमानेंट तो होते नहीं हैं। ठीक, इसने ज़रूरत के हिसाब से बनाया।
अब अगर इसको तैरना है तो फिर तैरने के अकॉर्डिंग बॉडी का शेप बनाएगा ताकि हम इजीली क्या कर सकें, तैर सकें। खाना है तो खाने के हिसाब से बॉडी का शेप बनाया, है ना। तो जैसी ज़रूरत वैसा ये शेप बना ले रहा है अपना, ठीक है। इसलिए हमने बोला कि इसका शेप बदल सकता है अपनी ज़रूरत के हिसाब से। तो इसकी बॉडी का डिज़ाइन अलग है और इसकी फंक्शनिंग भी न्यूट्रिशन की क्या है, अलग है। पैरामीशियम कैसे करता है, इसकी बॉडी का डिज़ाइन सेम होता है, वही चप्पल जैसा, स्लीपर चप्पल होता है वैसा ही, ठीक। अब होता क्या है, जब इसका शेप डिफिनिट होता है तो ऐसा, ये तो कहीं से भी अपना फूड ग्रैब कर सकता था ना। अब इधर फूड पार्टिकल दिखा तो इस साइड इसने फिंगर लाइक एक्सटेंशन बनाए। अगर फूड इधर दिखता तो इधर से बना देता, इधर दिखता तो इधर से बना देता, किधर से भी उंगली जैसा स्ट्रक्चर बना देगा और फूड को ग्रैब कर लेगा, पकड़ लेगा। लेकिन पैरामीशियम ऐसा नहीं कर सकता, ठीक है, क्योंकि इसका शेप डिफिनिट है। तो इसका फूड भी एक स्पेसिफिक स्पॉट पे ही लिया जाता है, यानी अपने फूड को कहाँ लेके आता है, एक स्पेसिफिक जगह पे ही, ठीक। उसके अलावा ये और कहीं अपने फूड को नहीं ले सकता। ये तो कहीं से भी ले सकता है ना, वो नहीं ऐसा कर सकता, किसी एक ही जगह से लेगा, ठीक। अब ये अपने फूड को उस अपने स्पेसिफिक स्पॉट पे लेके जाता कैसे, उस खास जगह पे कैसे लेके जाता है। इसके पास स्ट्रक्चर है एक सीलिया, ठीक है। उसी सीलिया की मदद से अपने फूड को पकड़ करके ये कहाँ लेकर के जाता है फूड को, उस अपनी खास जगह पे, उस स्पेसिफिक स्पॉट पे, ठीक है। और ये जो सीलिया है ये क्या स्ट्रक्चर है, ये पैरामीशियम के पूरे सरफेस को कवर करके रखता है, ठीक है। तो पैरामीशियम है, कुछ चप्पल जैसा स्ट्रक्चर होता है पैरामीशियम का। अब इसी पूरे इंटायर सरफेस पे ये सीलिया नाम का स्ट्रक्चर लगा हुआ है और ये सीलिया ही उस फूड को लेकर के आता है, अट्रैक्ट करता है। और मान लो इसका कोई फूड स्पॉट है यहाँ पे, वहीं पे लेके जाना है तो सीलिया वहीं पे लेके जाती है, हर जगह से नहीं, ठीक है। तो अमीबा का शेप ज़रूरत के अकॉर्डिंग चेंज हो सकता है, पैरामीशियम का चेंज नहीं हो सकता। तो ये अपना फूड कहीं से भी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन एक्सटेंशन बना के ले सकता है, ठीक। लेकिन पैरामीशियम ऐसा नहीं कर सकता। पैरामीशियम की इंटायर सरफेस पे एक स्ट्रक्चर लगा हुआ था जिसको हम सीलिया बोलते हैं। वो सीलिया ही, ठीक है, फूड को ले आती है और कहाँ पे लेके आती है, कि स्पेसिफिक स्पॉट पे। तो ऐसे पैरामीशियम अपना न्यूट्रिशन करता है और अमीबा अपना न्यूट्रिशन करता है। तो हमने देखा कि अलग अलग बॉडी डिज़ाइन के हिसाब से और बॉडी की फंक्शनिंग भी क्या है, अलग अलग है। इस तरह से जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो न्यूट्रिशन कर रहे हैं, ठीक है। कोई है तो कहीं से भी उठा ले रहा है और कोई इंटायर सरफेस का इस्तेमाल कर रहा है फूड को ग्रैब करने के लिए। तो ऐसे है। अब आगे हम लोग देखेंगे ह्यूमन बीइंग में न्यूट्रिशन कैसे होता है। तो चलिए अब देख लेते हैं न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स, यानी हम लोगों का न्यूट्रिशन कैसे होता है, ह्यूमंस का, ठीक है। हमारा भी हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है क्योंकि हम डिपेंडेंट है ना फूड के लिए, किसके ऊपर, ऑटोट्रॉफ्स के ऊपर, यानी ग्रीन प्लांट्स के ऊपर। देखते हैं कैसे होता है। हमें हमारे न्यूट्रिशन के लिए फूड को मुंह में रखना पड़ता है, खाना पड़ता है, चबाना पड़ता है, ये सब करना पड़ता है। बिना खाए न फूड पचेगा ना ही हमको न्यूट्रिशन मिलेगा। यानी सबसे पहली चीज़ है कि फूड को मुंह में रखो यानी खाओ। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये माउथ है, मुंह में भोजन को रख लेते हैं। मुंह में भोजन को रखते ही, फूड को रखते ही, फूड की मुलाकात किससे होगी, दांतों से होगी, टीथ से, और किससे, टंग से होगी, ठीक। टंग क्या करेगा, फूड जो बीच में रहेगा उसको घुमा करके कभी इस साइड लेके जाएगी, कभी इस साइड लेके जाएगी, मिक्सिंग का काम करेगी, इधर उधर करने का काम करेगी, है ना। उसी में स्विप करती रहती है ना टंग, ताकि फूड इधर से उधर चला जाए, उधर से इधर चला जाए, है कि नहीं। तो ये फूड को इधर उधर करती है। दूसरी बात, टेस्ट करवाती है फूड का। तीसरी बात, खा रहे हो दांत में कुछ फंस गया तो उसको साफ़ कर देती है। ये टंग का काम हो गया। दांतों का काम क्या है, फूड के जो पार्टिकल होते हैं बड़े बड़े होते हैं, उनको छोटा करना है ना, तभी तो पचेगा।
बड़े बड़े पार्टिकल्स नहीं पचेंगे, छोटा करना पड़ता है। तो उसके लिए मुंह में दांत लगे हुए हैं, क्या करेंगे, कोई चीर देगा, कोई फाड़ देगा, है ना, कोई चबा लेगा, है कि नहीं। तो ऐसे चीर फाड़ करके, चबा करके, दांत जो है पीस पास करके फूड को क्या कर देते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर देते हैं। ये दांतों का काम हो गया। फिर हमारे मुंह में ही सैलिवरी ग्लैंड्स होती हैं, लार निकालने वाली ग्रंथियाँ, सलाइवा निकालने वाली ग्रंथियाँ, ठीक है। वो क्या देती हैं, सलाइवा देती हैं। मुंह में लार बनती है ना, उन्हीं ग्लैंड्स की वजह से। तो ग्लैंड का काम क्या होता है, वही एंजाइम निकालना, रस निकालना। तो सैलिवरी ग्लैंड भी रस यानी सलाइवा निकाल रही है। सलाइवा में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, सैलिवरी एमाइलेज, ठीक है। तो ये हुआ, सैलिवरी ग्लैंड्स हैं मुंह में, सलाइवा निकाल दी, लार, उसमें क्या पाया जा रहा है, सैलिवरी एमाइलेज नाम का एंजाइम पाया जा रहा है। एंजाइम का काम हमने बताया, ये फूड को पचाने का काम करते हैं, फूड को पचाने का काम करते हैं, रिएक्शन को आगे बढ़ाते हैं, यही है। तो यहाँ पे जो मुंह में सलाइवा में जो सैलिवरी एमाइलेज नाम का एंजाइम है, रस है, ये किसको पचाएगा, किसका ब्रेक डाउन करेगा ये। तो याद रहे, सैलिवरी एमाइलेज, सैलिवरी एमाइलेज ये क्या करता है, स्टार्च फूड में जो स्टार्च होती है उसको ये शुगर में कन्वर्ट करता है, तोड़ करके किस में बदल देता है, शुगर में। तो सैलिवरी ग्लैंड से निकली लार, लार में एक रस है, सैलिवरी एमाइलेज एंजाइम है, और ये किसको तोड़ता है, स्टार्च को। फूड के अंदर जो स्टार्च है, एनर्जी मटेरियल है, उसको किस में कन्वर्ट कर दिया, तोड़ करके शुगर में। तो स्टार्च का ब्रेकडाउन कौन करता है, सैलिवरी एमाइलेज, ठीक है। ये डाइजेशन हुआ किसके अंदर, मुंह के अंदर। तो मुंह में किसका डाइजेशन होता है, स्टार्च का। डाइजेस्ट होकर के वो किस में बदल जाता है, शुगर में। डाइजेस्ट होना यानी वही ब्रेकडाउन होना सिंपल में, ठीक है। तो माउथ के अंदर जो होना था वो हो गया, ठीक। जीभ का जो काम थे टेस्ट का, वो हो गया, टेस्टिंग का। इधर उधर फेरना था, फेंटना था, मिक्सिंग करना था, वो हो गया। दांत में कुछ फंसा था, वो हो गया, निकालने का। जीभ से ही वो पकड़ के निकाल लेते हैं ना, खींच के ऐसे करके। और मुंह में ही सैलिवरी ग्लैंड्स हैं, इनके अंदर क्या है, इनसे क्या निकल रहा है, लार निकल रही है, सलाइवा निकल रही है, और उसमें एक एंजाइम है, सैलिवरी एमाइलेज। उसका काम क्या है, फूड के अंदर जो स्टार्च छिपी हुई है उसको किस में तोड़ के देता है, शुगर में। डाइजेशन हो गया स्टार्च का। अब नेक्स्ट आगे चलते हैं हम लोग। आगे हमारे पास, अब जब मुंह के अंदर फूड का ये काम हो गया, अभी सलाइवा का एक और काम है, ये फूड को वेट कर देता है। वेट मतलब गीला, ठीक है। तो जो हमने भोजन खाया है, मुंह में रखा है, उस फूड को जो लार है वो क्या करती है, गीला कर देती है। फूड अगर गीला रहेगा तो आराम से गले से नीचे सरकेगा, है कि नहीं। तो फूड आराम से स्लाइड कर सके, सरक सके, उसके लिए भी सलाइवा हेल्प कर रही है। एक तो इसको पचाने में हेल्प कर रही है, दूसरे फूड को सरकाने में हेल्प कर रही है। तो फूड जो है सरक करके यहाँ गले से नीचे उतर गया। गले से नीचे उतर गया, ये हमारी पाइप है, इसको फूड पाइप बोलते हैं। एक बात और, ये जो फूड पाइप है ये कहाँ से कहाँ तक होती है, मुंह से लेकर एनस तक, ठीक है। यानी खाने से लेकर निकालने तक। खाते हैं वो अलग चीज़ है, ये पाइप चलती आई चलती आई चलती आई चलती आई, और फिर यहाँ से निकाल देते हैं, एनस से फूड को बाहर निकाल देते हैं, जो वेस्ट होता है, ठीक है। तो मुंह से लेकर के एनस तक ये जो फूड पाइप है, इसको हम क्या कहते हैं, एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं। फूड इधर आ गया, गले से नीचे उतर गया, ये वाले पार्ट को ईसोफेगस बोलते हैं, ठीक। तो फूड यहाँ से फिर सरकते हुए नीचे आएगा। अब सवाल ये उठता है कि फूड इधर ईसोफेगस से सरकते हुए नीचे कैसे आएगा। यहाँ से तो लार मिली हुई थी तो आ गया थोड़ा नीचे, अभी आगे और कैसे सरकेगा फूड। उसके लिए ये जो हमारी फूड पाइप है, ठीक है, इसकी दीवारों में मसल्स लगी हुई हैं। फूड पाइप है, उसकी दीवारों में क्या लगी हुई हैं, मसल्स। तो अंदर मसल्स लगी हुई हैं, ठीक। वो मसल क्या करती हैं, मूवमेंट करती हैं। क्या करती हैं, मूवमेंट।
कौन सा मूवमेंट? पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट, पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट। ठीक है, ये क्या होता है? मतलब ये कभी सिकुड़ जाएंगी फैल जाएंगी, सिकुड़ जाएंगी फैल जाएंगी। ठीक है, हाँ, श्रिंक होगी एक्सपेंड होगी, श्रिंक होगी एक्सपेंड होगी। ऐसा करने से क्या होगा? जो फूड है वो धीरे धीरे नीचे सरकेगा, है ना। और ये फूड पाइप में जो मसल्स लगी हुई हैं, जो ये पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट कर रही हैं, यानी श्रिंक हो रही हैं और फिर फैल जा रही हैं, श्रिंक हो रही हैं फिर फैल जा रही हैं। ठीक है, यानी पहले कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं फिर रिलैक्स हो जा रही हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं फिर रिलैक्स हो जा रही हैं, ताकि फूड कहाँ जा सके? नीचे जा सके। इस मूवमेंट को हम क्या कहते हैं? पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट। तो यानी फूड पाइप के अंदर मसल्स लगी हुई हैं, वो ये मूवमेंट करती हैं ताकि फूड सरक के कहाँ जा सके? नीचे। तो इसी मूवमेंट की मदद से जो फूड है वो सरक के कहाँ आता है? स्टमक में। स्टमक, पेट, पेट में आ गया फूड, पेट में आ गया। अब पेट में आ गया तो पेट में डाइजेशन होगा। मुंह में डाइजेशन होना था किसका? स्टार्च का, हो गया। अभी किसका डाइजेशन होना है? पेट के अंदर होना है, जो भी होना है। तो पेट की जो दीवारें होती हैं, ये पेट की दीवारें हैं, तो पेट की जो दीवारें होती हैं, वाल्स जो होती हैं, उनमें गैस्ट्रिक ग्लैंड लगी होती है। कौन सी ग्लैंड? गैस्ट्रिक ग्लैंड। ठीक, जैसे हमारे मुंह में सैलिवरी ग्लैंड थी, सलाइवा निकाल रही थी और उसमें ये एंजाइम था, वैसे ही पेट की वाल्स में कौन सी ग्लैंड है? गैस्ट्रिक ग्लैंड। वो भी जूस निकालती है, रस निकालती है। क्या जूस का नाम है? गैस्ट्रिक जूस। तो फूड जो है मूवमेंट करते हुए सरकते हुए कहाँ आ गया? पेट में। पेट में आने के बाद पेट के वाल्स में कौन सी ग्लैंड है? गैस्ट्रिक ग्लैंड। ठीक, अब गैस्ट्रिक ग्लैंड में कौन सा जूस निकलता है? गैस्ट्रिक जूस निकलता है। यानी फूड जैसे ही इसमें आया, अब इसकी भेंट किससे होगी? गैस्ट्रिक जूस से होगी। पेट में जो ग्लैंड है वो निकाल रही है जूस। अब इस जूस में 3 चीज़ें होती हैं। एक होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दूसरा होता है पेप्सिन, और तीसरा क्या होता है? म्यूकस। अब इन तीनों का काम हम लोग समझेंगे। तो पेट के अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड, ग्लैंड से निकला गैस्ट्रिक जूस, और इस जूस में 3 चीज़ें हैं। HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिन है, और क्या है? म्यूकस है। इन तीनों का फंक्शन समझ लेते हैं क्या होता है। तीनों का फंक्शन ये है कि इसमें जो पेप्सिन दिख रहा है, पी से होता है प्रोटीन, और पी से क्या है? पेप्सिन, पेप्सिन प्रोटीन, पेप्सिन प्रोटीन। यानी पेप्सिन किसका ब्रेक डाउन करता है? प्रोटीन का। तो पेप्सिन पचाता है प्रोटीन को, याद रखना। पेप्सिन किसको डाइजेस्ट करेगा? प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा। तो पेप्सिन का काम हो गया प्रोटीन को डाइजेस्ट करना, लेकिन इसकी एक शर्त है। पेप्सिन शर्त भी रखता है, क्या? कि पेट के अंदर जो मुझे फूड मिल रहा है ना, वो फूड एसिडिक होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? एसिडिक। ठीक है, तो उसी के लिए HCl भी है। तो फूड जैसे ही इसमें आया, HCl ने उस फूड को क्या कर दिया? उसमें मिक्स होकर के उसको एसिडिक बना दिया। फूड हो गया एसिडिक। अब जैसे ही फूड एसिडिक हुआ, पेप्सिन अपना काम चालू कर देगा, ये प्रोटीन को डाइजेस्ट कर देगा, मतलब उसका ब्रेक डाउन कर देगा। ठीक, तो पेप्सिन ने प्रोटीन को डाइजेस्ट किया, ब्रेक डाउन किया। कब? जब फूड में क्या मिक्स हो गया? HCl। फूड में मिला HCl, एसिडिक हुआ, पेप्सिन ने उसको, प्रोटीन को क्या किया? उसमें डाइजेस्ट कर दिया। तो फूड में जो प्रोटीन थी वो डाइजेस्ट हो गई। अब तीसरा इसमें है एक और, म्यूकस। इसका क्या काम होता है? हमें पता है कि जो फूड की स्टमक की जो वाल्स होती हैं, ठीक है, वो उनको एसिड से नुकसान पहुंच सकता है ना, है? आखिर वो भी सेल से ही बनी हुई हैं। तो एसिड से उनको क्या पहुंच सकता है? नुकसान पहुंच सकता है, हार्म कर सकता है एसिड हमारी पेट की दीवार को। तो उससे बचाने के लिए कौन है? म्यूकस है। तो म्यूकस क्या करता है? पेट की जो लाइनिंग है, जो दीवार है उसकी, ठीक है, उसको कोई हार्म ना हो, कोई नुकसान ना हो, किससे? एसिड से प्रोटेक्ट करता है। तो HCl से प्रोटेक्शन देता है कौन? म्यूकस। अब बचाता किसको है? भाई हमारे पेट को, ताकि इसकी दीवारें जो हैं, दीवारों को कोई नुकसान न पहुँचे, कोई हार्म न पहुँचे। ठीक है, तो फूड सरक के पेट में आया, पेट में गैस्ट्रिक ग्लैंड, ग्लैंड से निकला गैस्ट्रिक जूस,
जूस में तीनों चीज़ें हैं, ठीक। HCl ने फूड को एसिडिक किया क्योंकि पेप्सिन को एसिडिक फूड चाहिए, ये बोलता है कि जब तक एसिडिक नहीं रहेगा मैं पचाऊंगा नहीं। तो इस एसिड ने फूड को मिक्स करके क्या बना दिया, एसिडिक बना दिया। फिर पेप्सिन ने प्रोटीन को पचाया। अब एक और चीज़ है म्यूकस। म्यूकस क्या करता है, पेट की जो लाइनिंग है, जो इसकी दीवारें हैं, उसको क्या करता है, ये एसिड से प्रोटेक्ट करता है। तो पेट के अंदर जो डाइजेशन होना था और जो भी प्रोसेसेस थे हो गए। अब इसके बाद क्या होगा यहाँ वाले सेक्शन पे आ गए। अब यहाँ से फूड जो है नीचे जाएगा, कहाँ जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा। ये जो पाइप है ना, ये जाके स्मॉल इंटेस्टाइन में कनेक्ट होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या, यही जो अंदर केंचुए जैसा बना रखे हैं ना, कॉइल, दुनिया भर की कॉइलिंग यहाँ पे दिख रही है, वही क्या हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है, छोटी आंत। तो पेट से फूड जो है यहाँ से सरकते हुए कहाँ जाएगा, छोटी आंत में जाएगा, ठीक है। अब कैसे जाता है, पेट से छोटी आंत में फूड कैसे जाता है, यानी स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड कैसे जाएगा। तो स्फिंक्चर मसल होती है यहाँ पे पेट के पास। कौन सी मसल, स्फिंक्चर मसल। स्फिंक्चर मसल, स्फिंक्चर मसल होती है वही, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करेगी रिलैक्स करेगी, कॉन्ट्रैक्ट करेगी रिलैक्स करेगी, ठीक है। तो यहाँ से फूड जो है सरकते हुए कहाँ आएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो पेट से स्मॉल इंटेस्टाइन तक फूड को ले आने के लिए कौन सी मसल वर्क करती है, मूवमेंट करती है, स्फिंक्चर मसल। वही कॉन्ट्रैक्ट करेगी रिलैक्स करेगी, कॉन्ट्रैक्ट करेगी रिलैक्स करेगी, सिकुड़ेगी फैल जाएगी, सिकुड़ेगी फैल जाएगी। तो फूड सरकते हुए कहाँ आ जाएगा, हमारी छोटी आंत में, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब जो हमारी छोटी आंत है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन, इसको कंप्लीट साइट ऑफ डाइजेशन बोलते हैं। कंप्लीट साइट ऑफ डाइजेशन, कंप्लीट साइट ऑफ डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन को बोलते हैं। क्योंकि अब जो भी बचा खुचा काम है, हैं, जो भी काम अभी रह गया है डाइजेशन में, वो सब यहीं पे होगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। ऊपर जो एक दो जगह जो होना था वो तो हुआ, मुंह में स्टार्च पच गई, पेट में प्रोटीन पच गया, ठीक है। अभी भी जो प्रोटीन बचा हुआ है, चाहे कार्बोहाइड्रेट बचा हुआ है, फैट बचा हुआ है, सब बचे हुए ही हैं ना, वो सारे कहाँ आके पचेंगे अब, स्मॉल इंटेस्टाइन में। इसीलिए इसको कंप्लीट साइट ऑफ डाइजेशन भी बोलते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन को, ठीक है। नेक्स्ट अब हमको देखना है इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर क्या होता है, ठीक है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जैसे ही फूड आया, दो ग्लैंड दिख रही होंगी, एक लीवर है और एक क्या है, पैनक्रियाज है। ये पैनक्रियाज जो है पत्ते जैसा होता है, लीफ जैसा स्ट्रक्चर होता है, ये पैनक्रियाज है। और ये हमारा क्या है, ये हमारा लीवर है, ठीक। ये दोनों अब एक्शन में आएंगे क्योंकि अब इनकी ज़रूरत है। क्या ज़रूरत है, देखो सबसे पहले समझ लेते हैं कि पैनक्रियाज का काम क्या है स्मॉल इंटेस्टाइन के लिए। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में ये अपने दो एंजाइम भेजता है, ठीक है। कैसे, ये रहा पैनक्रियाज, और पैनक्रियाज से निकला कौन सा जूस, पैनक्रियाटिक जूस। तो पैनक्रियाज से निकला पैनक्रियाटिक जूस, उस जूस में भी दो चीज़ें हैं, ट्रिप्सिन है और क्या है, लाइपेज है। अब एक चीज़ समझना, जैसे पेप्सिन था प्रोटीन, पेप्सिन प्रोटीन ऐसे था, वैसे ही ट्रिप्सिन भी लग रहा है। तो ट्रिप्सिन भी प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा। तो याद रहे, पेप्सिन ट्रिप्सिन, पेप्सिन ट्रिप्सिन, किसको डाइजेस्ट करेंगे, प्रोटीन को, ठीक है। तो पैनक्रियाज से निकला पैनक्रियाटिक जूस, उस जूस में है ट्रिप्सिन और क्या है, लाइपेज है। अब ट्रिप्सिन और लाइपेज के बारे में समझ लो। ट्रिप्सिन का काम होता है प्रोटीन को डाइजेस्ट करना, अभी हमने बताया, और लाइपेज का काम होता है फैट को डाइजेस्ट करना। तो लाइपेज हमारा किसको डाइजेस्ट करेगा, फैट को डाइजेस्ट करेगा, याद रहे। अब देखते हैं आगे। अब इन दोनों के अपने नखड़े हैं, शर्तें हैं, कंडीशन है। ट्रिप्सिन की कंडीशन है कि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो फूड आया है वो बेसिक हो जाए, ठीक है। पेप्सिन ने कैसा फूड मांगा था स्टमक के अंदर, एसिडिक मांगा था।
पेट के अंदर जो पेप्सिन था उसने एसिडिक मांगा था फूड, अभी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर फूड आ चुका है, अब इसमें ट्रिप्सिन जब आएगा तो वो कैसा फूड मांगेगा? बेसिक मांगेगा, क्षारीय मांगेगा, ठीक है ना। तो अब इसके लिए क्या होगा? अल्कलाइन फूड मांगेगा, क्षारीय फूड। अब इसके लिए क्या होगा? अब जो है लीवर का काम पड़ता है। किसका? लीवर का। अब लीवर हमारा काम में आएगा, ठीक है। लीवर कैसे काम में आएगा? देखो, ट्रिप्सिन की जो डिमांड है वो भी लीवर से ही पूरी होगी, और जो लाइपेज की डिमांड है वो भी किससे पूरी होगी? लीवर से। यानी लीवर उन दोनों की डिमांड्स पूरी करता है। कैसे पूरी करता है? देखो, लीवर क्या करता है, दो चीज़ें निकालता है अपने में से। एक होता है बाइल जूस, ये भी ग्लैंड है, तो इस ग्लैंड से बाइल जूस निकलता है, पित्त रस, और बाइल साल्ट, पित्त लवण, दो चीज़ें निकलती हैं लीवर से, ठीक। और ये दोनों उनकी डिमांड को पूरा करेंगे, ठीक है। तो ट्रिप्सिन की डिमांड क्या थी कि फूड कैसा हो जाए? अल्कलाइन हो जाए, बेसिक हो जाए, क्षारीय हो जाए, ठीक है। तो यहाँ से लीवर जो है इंटेस्टाइन के अंदर क्या भेज देता है? बाइल जूस। लीवर ने इंटेस्टाइन के अंदर, स्मॉल वाली इंटेस्टाइन के अंदर क्या भेजा? बाइल जूस भेजा। अब ये बाइल जूस जब जाएगा तो फूड को कैसा बना देगा? फूड को बना देगा ये बेसिक, क्योंकि ये बेसिक होता है। बना दिया क्षारीय, बेसिक बना दिया फूड को। ट्रिप्सिन की डिमांड क्या हो गई? पूरी हो गई। अब जैसे ही इसने फूड को बेसिक बनाया, क्षारीय बनाया, अल्कलाइन बनाया, ट्रिप्सिन प्रोटीन को ब्रेक डाउन कर देगा, ठीक है। क्योंकि ट्रिप्सिन की डिमांड क्या हो चुकी है? पूरी हो चुकी है। डिमांड क्या थी भाई साहब की? कि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो फूड आया है स्टमक से चल करके वो है एसिडिक, हमें कैसा चाहिए? बेसिक चाहिए। तो बेसिक बनाने के लिए कौन आता है? लीवर देता है बाइल जूस। बाइल जूस गया स्मॉल इंटेस्टाइन में, इसने फूड को कैसा बनाया? बेसिक बनाया। अब जैसे ही फूड बेसिक हुआ, ट्रिप्सिन ने प्रोटीन को क्या करा? ब्रेक डाउन कर दिया, डाइजेशन कर दिया उसका, ये हो गया। अब लाइपेज की क्या कंडीशन है? लाइपेज की कंडीशन ये होती है कि फूड जो आया है ना स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है, उसमें जो फैट है उसके ग्लोब्यूल्स बड़े बड़े हैं, बड़े बड़े साइज के हैं। मुझे कैसे साइज के चाहिए? छोटे साइज के चाहिए। तो लाइपेज का भी अपना अलग नखड़ा है कि इसमें फूड में जो फैट है वो मुझे किस साइज़ की चाहिए? छोटे छोटे साइज की चाहिए। तो फैट को छोटे साइज में ले आने का काम कौन करता है? बाइल साल्ट। तो अब यहाँ से लीवर बाइल साल्ट भेजेगा फूड में। प्रोटीन तो डाइजेस्ट हो चुकी, अब फूड में जो फैट है उसको डाइजेस्ट करना है, ठीक है। अब उस फैट के पास कौन पहुँच गया? स्मॉल इंटेस्टाइन में बाइल साल्ट। और पहुँचते ही ये फैट को स्मॉलर ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट कर देगा, मतलब छोटे छोटे, ठीक है। तो फैट की साइज अब कैसी हो गई? छोटी हो गई। अब बाइल साल्ट का ये जो काम है इसको हम इमल्सिफिकेशन कहते हैं, इमल्सिफिकेशन, ठीक है। तो बाइल साल्ट ने क्या करा? फूड में जो फैट थी उसको बिगर साइज से किस में ले आया? स्मॉलर में लेके आया, छोटे में लेके आया, ठीक है। तो बाइल साल्ट का ये काम बड़े साइज की फैट को छोटे में ले आना क्या कहलाता है? इमल्सिफिकेशन, पायसीकरण, ठीक है। तो ये हो गया। अब लाइपेज की भी डिमांड पूरी हो गई, कंडीशन पूरी हो गई ना उसकी, है, बाइल साल्ट ने पूरी कर दी, बड़े से छोटा कर दिया। अब लाइपेज क्या करेगा? फैट को डाइजेस्ट कर देगा, ये हो गया। फैट का डाइजेशन भी हो गया हमारे पास। अब आगे देखते हैं आगे क्या होता है। अभी भी हमारे पास कार्बोहाइड्रेट बचा हुआ है, ठीक है। मुंह में स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट किया डाइजेस्ट करके, ठीक। फिर यहाँ पे पेट में प्रोटीन को डाइजेस्ट करा किसने? पेप्सिन ने डाइजेस्ट करा। फिर जैसे ही स्मॉल इंटेस्टाइन में आई, ट्रिप्सिन की डिमांड थी कि बेसिक चाहिए, इसने पूरी की, फूड को बेसिक बनाया। लाइपेज की डिमांड थी कि बड़े साइज की फैट छोटे साइज में चाहिए, तभी हम उसको डाइजेस्ट करेंगे। तो बाइल साल्ट ने इमल्सिफिकेशन किया, माने बड़े बड़े फैट्स को किस में कन्वर्ट किया? छोटे में। फिर लाइपेज ने फैट को डाइजेस्ट करा। इतना सारा प्रोसेस हो गया।
अब हमने बोला कि अभी भी कार्बोहाइड्रेट बची हुई है, ठीक। तो अब देखो होता क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन में इंटेस्टाइनल जूस निकलता है। कौन सा जूस? इंटेस्टाइनल जूस। जगह कम है इसीलिए ऐसे लिखना पड़ रहा है, ध्यान देंगे आप लोग। तो स्मॉल इंटेस्टाइन भी जूस निकालती है। कौन सा? इंटेस्टाइनल जूस। अब ये जूस क्या करता है? इंटेस्टाइनल जूस क्या करता है? इंटेस्टाइनल जूस करता ये है कि स्मॉल इंटेस्टाइन में जो भी फूड पहुंचा है, ठीक, उसमें अगर प्रोटीन है, क्या है? प्रोटीन है, तो ये उसको एमिनो एसिड में कन्वर्ट कर देगा। किस में कन्वर्ट कर देगा? एमिनो एसिड में, ठीक है। तो इंटेस्टाइनल जूस का काम क्या है? प्रोटीन कॉम्प्लेक्स होता है ना, हमने बताया कि जब ऑटोट्रॉफ हमको फूड देता है तो वो कैसा होता है? कॉम्प्लेक्स होता है। तो प्रोटीन लिखा है, यानी प्रोटीन क्या है? ये कॉम्प्लेक्स है। जब ये एमिनो एसिड में बदल जाएगा तो प्रोटीन अभी क्या हो गया? सिंपल हो गया। ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म है और ये सिंपल फॉर्म है। ऐसे ही कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स का सिंपल फॉर्म होता है ग्लूकोज, ठीक है। फूड में कॉम्प्लेक्स फॉर्म में था, यानी कार्ब्स थे, कार्बोहाइड्रेट्स थे। ऐसे ही फैट्स हैं। फैट्स को फैटी एसिड, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, ध्यान रहे। तो इंटेस्टाइनल जूस सारे के सारे कॉम्प्लेक्स न्यूट्रिएंट्स को, सब्सटेंसेज को किस में कन्वर्ट कर देता है? सिंपल में कन्वर्ट कर देता है, ठीक। प्रोटीन कॉम्प्लेक्स होता है, इसका सिंपल फॉर्म क्या होता है? एमिनो एसिड्स। कार्ब्स यानी कार्बोहाइड्रेट्स, कॉम्प्लेक्स होता है ये। जो फूड हमने खाया है उसमें कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है, कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में है। इसको सिंपल में कन्वर्ट करना यानी किस में बदल देना? ग्लूकोज में। फैट को सिंपल में कन्वर्ट करना यानी फैटी एसिड एंड क्या? ग्लिसरॉल। तो ये सारा काम हमारा इंटेस्टाइनल जूस करता है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन रिलीज करती है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन ने जूस रिलीज किया, इंटेस्टाइनल जूस। इसने सारे कॉम्प्लेक्स न्यूट्रिएंट्स को किस में कन्वर्ट किया? सिंपल में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। अभी पूरा का पूरा डाइजेशन हमारा हो चुका है, ठीक। डाइजेशन हो गया हमारा। अब हमें आगे ये देखना है कि अब हम एब्जॉर्प्शन करवाना है। क्या करवाना है? एब्जॉर्प्शन। अरे कॉम्प्लेक्स से सिंपल बन गया, कॉम्प्लेक्स से सिंपल बन गया, कॉम्प्लेक्स से सिंपल बन गया है। सारी चीज़ें कॉम्प्लेक्स से सिंपल हो गई, है कि नहीं? अब जब सारी चीज़ें कॉम्प्लेक्स से सिंपल हो गई तो अब हमारी बॉडी उनको एब्जॉर्ब कर सकती है। कैसे एब्जॉर्ब करेगी? तो उसके लिए स्मॉल इंटेस्टाइन में फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होते हैं? फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, जिन्हें हम क्या कहते हैं? विलाई, ठीक है। कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होते हैं ये विलाई, स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल पे। इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन की सरफेस पे, वॉल पे कुछ इस तरह के फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं। ये क्या करते हैं? बस सिंपली जो स्मॉल इंटेस्टाइन का एरिया है ना उसको बढ़ा देते हैं। अरे अगर ये फ्लैट होते ऐसे, अगर ये फ्लैट होता तो बस इतना एरिया मिलता ना हमको। अभी इस पे पूरा ऐसे है, तो ये पूरा एरिया हमको मिल रहा है। तो क्या हो रहा है? स्मॉल इंटेस्टाइन की सरफेस पे जो विलाई है, आई मीन जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, फिंगर जैसा, ये क्या करता है? स्मॉल इंटेस्टाइन के एब्जॉर्प्शन एरिया को क्या कर देता है? बढ़ा देता है, ठीक। और ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस किससे कनेक्टेड होते हैं? ब्लड वेसल्स से। किससे कनेक्टेड होते हैं? ब्लड वेसल्स से। हाँ, हमारी खून बहाने वाली नलिकाओं से क्या होते हैं? कनेक्टेड होते हैं। अब जाहिर सी बात है, जब ये विलाई ब्लड वेसल से कनेक्टेड है तो क्या करेगा ये? जो भी न्यूट्रिएंट्स थे अभी वो सिंपल में कन्वर्ट हो चुके हैं, तो उन एमिनो एसिड्स को, ग्लूकोज को, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल जो भी है, ये शुगर वगैरह जो भी है,
इन सबको ये विलाई क्या करेगी, सोख लेगी, एब्जॉर्ब कर लेगी। एब्जॉर्ब करने के बाद किसको दे देगी, ब्लड वेसल को दे देगी। अब ब्लड वेसल में क्या है, खून है, ब्लड है, ठीक। और ब्लड की पहुंच कहाँ तक है, कोने कोने तक है ना, बॉडी के हर एक हिस्से तक है। अब ब्लड क्या करेगा, है ये जितने भी न्यूट्रिएंट्स मिले हैं सिंपल होकर के सब ब्लड में पड़ गए। अब ब्लड हर जगह दौड़ेगा और दौड़ते दौड़ते हर एक सेल तक ये सारे न्यूट्रिएंट्स को क्या कर देगा, पहुंचा देगा, ठीक है। अब जब ज़रूरत की चीज़ें हर एक सेल को मिल गई तो हमारी बॉडी का क्या हो गया, न्यूट्रिशन हो गया। तो ये है न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स, ठीक। ठीक है, इन शॉर्ट फिर से देख लेते हैं इस चीज़ को, और बाकी की जो चीज़ें वो भी देखेंगे अभी और थोड़ा सा इसमें बाकी है। क्या हुआ था, मुंह में भोजन रखा, दांत से चबाया, छोटा करा, टंग से टेस्ट लिया, उसको इधर उधर फेंटा, मिक्स किया, ठीक। और फिर मुंह में एक ग्लैंड है, उसने सलाइवा निकाली, सलाइवा में सैलिवरी एमाइलेज है, इसने स्टार्च को किस में डाइजेस्ट कर दिया, शुगर में, मुंह में हो गया डाइजेशन। फिर फूड जो है सरकते हुए नीचे आया, इसने सलाइवा ने फूड को गीला भी किया था, सरकते हुए नीचे आया। फिर ईसोफेगस से ये फूड नीचे कैसे जाएगा, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट करते हुए। कैसे, हमने बताया जो फूड पाइप होती है इसमें मसल्स लगी होती हैं, वो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, रिलैक्स करेंगी, कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, रिलैक्स करेंगी, इसको बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। तो इसके थ्रू फूड कहाँ जाएगा, नीचे पेट में, पेट में गया, पेट की वॉल में गैस्ट्रिक ग्लैंड, उसमें गैस्ट्रिक जूस निकला, उस जूस में 3 चीज़ें हैं, HCl, पेप्सिन और म्यूकस। पेप्सिन की डिमांड थी कि फूड एसिडिक चाहिए, तो HCl ने फूड को क्या करा, एसिडिक करा। फिर पेप्सिन ने किसको डाइजेस्ट करा, प्रोटीन को डाइजेस्ट करा। फिर म्यूकस का क्या काम था, म्यूकस का काम ये था कि जब HCl फूड को एसिडिक बना रहा है तो पेट की वॉल को भी हार्म कर सकता है, नुकसान पहुंचा सकता है, तो म्यूकस उससे प्रोटेक्ट करता है। ये हो गया। फिर पेट से फूड जो है सरकते हुए कहाँ आया, इंटेस्टाइन में। कैसे आया, यहाँ पे पेट के एंड पे क्या होती है, स्फिंक्टर मसल होती है, ये भी वही काम करती है, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स। और इससे धीरे धीरे करके फूड कहाँ आता है, थोड़ा थोड़ा करके स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब स्मॉल इंटेस्टाइन को हम कंप्लीट साइट ऑफ डाइजेशन भी बोलते हैं। क्यों ऐसा बोलते हैं, क्योंकि अब बाकी का सारा काम यहीं पे होगा, ठीक है। और इवन कार्बोहाइड्रेट भी यहाँ पूरा पूरा डाइजेस्ट होगा, अभी तक वो डाइजेस्ट हमने करा नहीं है, ठीक है। अब पेट के ही आसपास, इंटेस्टाइन, पेट, ये सब के आसपास ही लीवर है, और ये पत्ते जैसा स्ट्रक्चर है जिसको हम क्या कहते हैं, पैनक्रियाज। पैनक्रियाज डाइजेशन में हेल्प करता है। कैसे, पैनक्रियाज हमें देता है पैनक्रियाटिक जूस, हमें क्या, वही स्मॉल इंटेस्टाइन को। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में जूस भेजेगा, उस जूस में क्या है, ट्रिप्सिन और लाइपेज, ठीक। ये 2 एंजाइम्स हैं, ट्रिप्सिन और क्या, लाइपेज। अब इन 2 एंजाइम्स की अपनी अलग अलग डिमांड है। ट्रिप्सिन की डिमांड है कि स्मॉल इंटेस्टाइन में जो फूड आया है वो बेसिक चाहिए, क्षारी चाहिए। ये डिमांड कौन पूरा करता है, लीवर भी एक जूस निकालता है, बाइल जूस, वो बाइल जूस फिर इंटेस्टाइन में जाता है, ठीक है, और फूड को बेसिक बनाता है। और ट्रिप्सिन की डिमांड हो गई पूरी। फिर ट्रिप्सिन किसको डाइजेस्ट करता है, जैसे पेप्सिन ने प्रोटीन को किया तो ट्रिप्सिन भी किसको, प्रोटीन को करेगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्या हुआ, लाइपेज की डिमांड थी कि बड़े बड़े ग्लोब्यूल्स हैं फैट के, वो छोटे छोटे चाहिए हमको। ये डिमांड भी लीवर ने पूरी करी। कैसे, उसने दिया बाइल साल्ट, साल्ट गया स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में घुस करके बड़े बड़े ग्लोब्यूल्स को, जो फैट के बड़े बड़े ग्लोब्यूल्स थे, उनको छोटा किया। फिर उसके बाद लाइपेज की डिमांड पूरी हुई, इसने फैट को डाइजेस्ट किया, ठीक। नेक्स्ट अब क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट पूरा बचा हुआ है, ठीक है, प्रोटीन को भी कन्वर्ट करना है, फैट्स को भी कन्वर्ट करना है, सबको कन्वर्ट करना है। ये काम कौन करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन भी अपना एक जूस निकालती है, क्या है, इंटेस्टाइनल जूस, ठीक। अब वो जूस क्या करता है, प्रोटीन को कॉम्प्लेक्स से सिंपल में बदलता है, कॉम्प्लेक्स से सिंपल, कॉम्प्लेक्स से सिंपल। प्रोटीन को ले गया एमिनो एसिड में, कार्बोहाइड्रेट को ले गया ग्लूकोज में, और फैट को किस में ले गया, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में ले गया, ठीक। तो सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स जो कॉम्प्लेक्स थे अभी वो सिंपल न्यूट्रिएंट्स हो गए हैं। अब हमारी बॉडी इनको एक्सेप्ट करेगी, प्रोटीन के फॉर्म में, कार्ब्स के फॉर्म में, फैट्स के फॉर्म में,
हमारे जो सेल्स हैं वो इसको एक्सेप्ट नहीं करते। तो ये कॉम्प्लेक्स चीज़ें थी, ये कॉम्प्लेक्स चीज़ें हमारी बॉडी, हमारा सेल एक्सेप्ट नहीं करता, इसलिए इनको इंटेस्टाइनल जूस ने सिंपल में कन्वर्ट किया। और जैसे ये सिंपल में कन्वर्ट किए, अभी स्मॉल इंटेस्टाइन में ही इसका एरिया बढ़ाने के लिए क्या लगे, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, ठीक है, जिनको हम विलाई बोलते हैं। विलाई का काम क्या है, ये जो कॉम्प्लेक्स न्यूट्रिएंट्स थे सिंपल में बदले हैं, इन्हीं सिंपल न्यूट्रिएंट्स को सोखना, एब्जॉर्ब करना। तो विलाई ने सबको एब्जॉर्ब कर लिया, इन सबको, ये भी एब्जॉर्ब करने के बाद क्या किया, ये विलाई कनेक्टेड होती है किससे, ब्लड वेसल से, हैं, खून की नली से। अब इसके बाद विलाई ने सारा कुछ एब्जॉर्ब करके, सारे पोषक तत्व न्यूट्रिएंट्स सोख करके किसको दे दिया, ब्लड वेसल को। ब्लड वेसल में खून दलाल है, दौड़ रहा है हर जगह, उसने हर एक सेल तक सारे न्यूट्रिएंट्स को क्या कर दिया, ज़रूरत के हिसाब से पहुंचा दिया। अब जब सारे न्यूट्रिएंट्स हर एक सेल तक पहुंच गए तो हो गया हमारा न्यूट्रिशन, ठीक है। ये तो पूरा न्यूट्रिशन का प्रोसेस था, समझ में आ गया होगा। अब आगे देखते हैं कि आगे की चीज़ें क्या होती हैं। जो फूड डाइजेस्ट नहीं होता उसका क्या होता है। जो फूड डाइजेस्ट नहीं होता है वो फिर स्मॉल इंटेस्टाइन से चलता हुआ किस में आ जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में आ जाता है। हाँ, एक बात और, स्मॉल इंटेस्टाइन की साइज, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन की साइज बड़ी भी होती है, छोटी भी होती है। किसी किसी एनिमल में छोटी होती है, किसी किसी एनिमल में क्या होती है, बड़ी होती है। जैसे अगर एग्जांपल लें तो हम लोगों की बॉडी में जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो एज कंपेयर टू गाय, भैंस, ये सब हो गए ना, इनसे छोटी होती है। क्यों, गाय को ही पकड़ लो, गाय हुआ, भैंस हुआ, बकरी हुआ, इन सबको क्या पचाना होता है, घास वगैरह खाते हैं ना, घास में होता है सेल्यूलोज, घास में क्या होता है, सेल्यूलोज, ठीक। अब वो सेल्यूलोज पचाने के लिए हमारी बॉडी में कोई एंजाइम वगैरह निकलता नहीं है, ठीक है। और जब सेल्यूलोज पचाने के लिए हमारी बॉडी में एंजाइम नहीं निकलता, इसीलिए हम घास वगैरह ज़्यादा खाते नहीं हैं। ज़्यादा का मतलब जैसे मान लो कि ये पालक वगैरह हो गई, थोड़ी बहुत साग वगैरह हो गई, यही सब हम खा लेते हैं। अब ये नहीं कि एकदम बकरी की तरह, गाय की तरह पूरा लगे घास और भूसा खाने, ऐसा तो नहीं करते हैं ना हम। क्यों, क्योंकि सेल्यूलोज पचाने की क्षमता हमारे में नहीं है, ठीक। तो हमारी इंटेस्टाइन छोटी होती है क्योंकि हमारे फूड को छोटा रास्ता पास करके ही पचना होता है। अब सेल्यूलोज पचाने में मेहनत लगती है, ठीक, जैसे कि गाय। तो इसके लिए क्या होता है, उसकी जो ये स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसकी लेंथ बड़ी होती है हम लोगों से, इवन शेर से भी बड़ी होती है। क्यों, क्योंकि उसको घास खाना है, सेल्यूलोज पचाना है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में देर तक फूड रहना चाहिए। इसके लिए इंटेस्टाइन का लंबा होना क्या है, ज़रूरी है, ठीक है। तो जितने भी कार्निवरस हैं उनकी इंटेस्टाइन छोटी होती है क्योंकि मांस पचाना आसान होता है, ठीक, उसमें फैट, प्रोटीन वगैरह मिलेगा, वो पचाना इजी होता है। लेकिन जो हर्बीवरस होते हैं, शाकाहारी जो घास फूस खाते हैं, उनके घास फूस में सेल्यूलोज मिलता है जिसको डाइजेस्ट करना इजी नहीं है, इसलिए बड़ी इंटेस्टाइन चाहिए, ठीक। ये है। फिर हमने देखा इंटेस्टाइन के अंदर जो भी था पचना वगैरह हो गया, सिंप्लीफिकेशन हो गया, सिंप्लीफिकेशन के बाद एब्जॉर्प्शन हो गया, एब्जॉर्प्शन के बाद ब्लड को दे दिया गया, कोने कोने तक पहुंच गया। अब उसका क्या, जो फूड वेस्ट के रूप में बच गया यहाँ पे, वो स्मॉल इंटेस्टाइन से चलता हुआ कहाँ आता है, लार्ज इंटेस्टाइन में। ये बड़ी वाली इंटेस्टाइन है, ठीक। बड़ी वाली इंटेस्टाइन में क्या होगा कि वो जो वेस्ट फूड मटेरियल है, जो बड़ी वाली इंटेस्टाइन में आया है, उसमें वाटर की क्वांटिटी होती है, पानी की मात्रा होती है, ठीक है। अब ज़्यादा से ज़्यादा ये लार्ज वाली इंटेस्टाइन क्या करेगी, ज़्यादा से ज़्यादा पानी सोख लेगी, ठीक। बस उतना ही पानी उसमें रहने देगी ताकि स्टूल, वो जो वेस्ट है, ठीक है, आराम से पास हो सके, ठीक है। अब ये नहीं कि आया और मैक्सिमम पानी जो है ऐसे ही बाहर निकल गया, डिहाइड्रेशन हो जाएगा, हमको बॉडी में पानी की कमी हो जाएगी। तो लार्ज इंटेस्टाइन क्या करती है, वो जो बचा हुआ फूड है जो डाइजेस्ट नहीं हुआ है, लार्ज इंटेस्टाइन में आ गया है, फिर ये बड़ी वाली इंटेस्टाइन उसमें से मैक्सिमम जो वाटर होगा उसको क्या कर लेगी, सोख लेगी और हमारी बॉडी को दे देगी वापस, ठीक।
फिर स्टूल इधर से होता हुआ इधर एनस तक आएगा, ठीक है। फिर एनस पे जैसे ही प्रेशर पड़ेगा कि यहाँ अब फील हो रहा है स्टूल पास करना है, टट्टी करनी है, तो यहाँ से फिर पास कर देते हैं उसको। तो ऐसे जो फूड डाइजेस्ट नहीं हुआ था, जो वेस्ट हो गया था, स्टूल बोलते हैं, ठीक है, स्टूल, वो हमने एनस के थ्रू बाहर निकाल दिया, ठीक। ये हो गया हमारे पास। अब इधर देख सकते हो, ये एक सेक्शन है छोटा सा पतला सा, अपेंडिक्स इसको बोलते हैं। ये क्या चीज़ है, अपेंडिक्स क्या चीज़ है? देखो, हमारा भी इवोल्यूशन जो है किससे हुआ है, वही बंदर फैमिली से ही हुआ है ना। तो पहले जो है ह्यूमन बीइंग भी इवोल्यूशन से पहले क्या करते थे, जिस भी फार्म में हम लोग थे, हम भी घास फूस खाते थे, ठीक। तो जैसे गाय भैंस की पूँछ होती है, ठीक है, वो पूँछ से ही एंजाइम निकलता था, क्या करने के लिए, सेल्यूलोज को पचाने के लिए, ठीक है। अभी तो हमारे ह्यूमन के पास है कोई पूँछ नहीं है, ठीक। तो पूँछ का काम क्या होता है इन सब जानवरों में? पूँछ का काम ये होता है कि यहीं से पूँछ निकली हुई होती है अपेंडिक्स से, ठीक है। पूँछ का काम ये हो गया कि सेल्यूलोज यानी घास फूस में जो सेल्यूलोज पाया जा रहा है उसको क्या करना है, पचाना है, और उसके लिए एंजाइम यहीं से निकलता था, हमारी टेल से ही। फिर क्या हुआ, जैसे जैसे हम लोग इवॉल्व करते गए, घास फूस खाना कम कर दिया। जब घास फूस खाना कम कर दिया तो बॉडी में सेल्यूलोज कम बनने लगा, और जब कम बनने लगा तो हमें उतना पचाने की ज़रूरत इसको पड़ती नहीं थी, हमने अपनी पूँछ का इस्तेमाल ही बंद कर दिया इसका मतलब। तो ऐसे में क्या हुआ, धीरे धीरे ख़त्म होते ख़त्म हो गई। अभी यही अंदर थोड़ी सी पड़ी हुई है, जिसको हम क्या कहते हैं, अपेंडिक्स बोलते हैं। तो यही पूँछ वाला हिस्सा है हमारा थोड़ा सा, ठीक है। तो क्योंकि अब हमारी बॉडी में सेल्यूलोज नहीं बनता है, इसीलिए अब हमारी बॉडी में पूँछ का काम नहीं है, एंजाइम ही नहीं चाहिए वो वाला। अब इसके बारे में एक और फैक्ट है, क्या कि यहाँ से स्टूल जो आया अंदर, ठीक है, वेस्ट फूड जो अंदर आया लार्ज इंटेस्टाइन में, तो होता है कभी कभी ऐसा कि ये जा कर के इसमें थोड़ा सा फंस गया, किसमें, अपेंडिक्स में, अपेंडिक्स में जा कर के थोड़ा सा फंस गया, ठीक है। अब फंस गया और निकला नहीं, ठीक, निकल कर के ये बहुत ज़ोर लगा के किए लेकिन ये निकला नहीं। अब क्या करेंगे, होता ये है कि उसमें इसमें सड़ने लगता है वो, ठीक है, वो जो भी वेस्ट फूड है थोड़ा सा इसमें जो गया था वो सड़ने लगता है, और सड़ करके लगेगा फूलने, फिर इसमें स्वेलिंग आ जाती है, सूजन आ जाती है अपेंडिक्स में, और जब सूजन आती है तो बहुत तेज़ दर्द करता है, ठीक है, असहनीय पीड़ा होती है, ठीक। तो ऐसे में क्या करते हैं, इलाज के लिए लेके जब जाते हैं मरीज को, तो डॉक्टर क्या करते हैं, इसको काट के निकाल देते हैं। क्यों काट के निकाल देते हैं, अब इसका कोई काम ही नहीं है, रहेगा तो फिर कभी फंस जाएगा। इससे अच्छा इसको डॉक्टर्स क्या करते हैं, अपेंडिक्स को काट के निकाल देते हैं, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। तो ये है पूरा हमारा सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, किस तरह से क्या चीज़ें हैं, सबको हमने समझा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट ज़रूर करें, उसका सॉल्यूशन हम ज़रूर देंगे, ठीक है। ये नहीं कि आपको अगर कोई दिक्कत है आपने कमेंट नहीं करा, ठीक, कमेंट आप ज़रूर करें ताकि कोई भी दिक्कत हो उसको दूर किया जा सके। बाकी आप लोग मस्त पढ़ते रहिए, अगला लेक्चर लेके मिलते हैं।